वेलकम एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का केसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज बेटा हम मॉक टेस्ट नंबर 5 करने वाले हैं वाई ग्रुप का। इससे पहले हम लोग जो है 4 मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर रहेगा ये 5 रहेगा, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना है। चलिए, तो पहले आपको खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। और नहीं आता है तो आप इसमें चेक करेंगे, है ना। आप अपना स्कोर भी आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ूंगा भी, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बाकी मैं सौरभ यादव आपको मैथमेटिक्स का सेशन कवर कराऊंगा, सुनील सर आपको रीजनिंग कराएंगे, एंड जो अनिल सर हैं वो आपको इंग्लिश और जीएस का सेक्शन कवर कराएंगे, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा 28 क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स का, 7-8 क्वेश्चन है शायद। एक व्यक्ति को एक वस्तु 480 में बेचने पर 20% की क्या होती है बेटे, हानि होती है। यानी कि अगर आपने किसी भी वस्तु को 480 में बेचा है तो आपको 20% की हानि हुई है। तो बेटा 20 की हानि, तो आपने कितने में बेचा, फिर इसको 80 में बेचा होगा। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, बोला गया है 20% का लाभ कमाना है। तो बेटा आपको 20% का लाभ कमाना है, तो आपको बेचना कितने में होगा, इसको 120 में बेचना होगा, ठीक है। 80 से बेटा कितनी बार में जाएगा ये, बेटा पूरा पूरा 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। 12 का गुणा इसमें करोगे तो 12 6 कितने होते हैं, 72, यानी कि 720 इस क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाएगा। जो कि आपको कहाँ दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा होगा, है ना। देखिए, हम आज इसको लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑप्शन टिक करने में या इसको चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 है। ए और बी अकेले क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए किसी काम को कर सकता है बेटा 9 दिन में, और बी किसी काम को कर सकता है बेटा 18 दिन में। अगर आप 9 और 18 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 18 आ जाएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। बोला गया है कि तीन काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने काम कर दिया। मान लो ये है टोटल काम आपका, ठीक है। अब यहाँ पे काम पूरा होना था लेकिन ए छोड़कर चला गया, ये 3 दिन छोड़ के गया है। तो बेटा ए अगर 3 दिन और काम कर लेता तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। यानी कि वो कितना काम और कर देता है बेटा, 6। तो इस 6 को आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यानी कि 18 और 6 बेटा कितने हो जाएंगे, 24। यानी कि टोटल काम कितना हो गया, ए। अब आप इन दोनों को रख सकते हैं कि ए प्लस बी इस काम को टोटल करेगा। यानी कि टोटल कितना है बेटा आपका 24 है। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 2 और 1 3। यानी कि 3 से क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से काटेंगे बेटा 8। यानी कि 8 इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से देख लेता है। बेटा मान लो यहाँ पर कौन है, पुलिसकर्मी है, और यहाँ पर कौन है बेटा, चोर है। दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर है, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी है 500 मीटर है। चोर भागने लगता है, यानी कि ये चोर जो है ये आगे भागने जा रहा है। अब इसको पीछे से कौन पकड़ेगा बेटा, ये इसको पुलिस वाला इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। बोला क्या गया है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागते हैं। बेटा 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। अब मुझे बताइए, जो दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव जो स्पीड निकालोगे बेटा वो हो जाएगा S1 माइनस S2, या S2 माइनस S1 बोल सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी लेना है आपको। तो 12 में से अगर आप 10 घटाओगे बेटा, 12 में से 10 घटाओगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। अब आप ऑप्शन देख पा रहे हैं बेटा, सारे ऑप्शन मीटर में लिखे हुए। तो पूछा गया है उनके बीच की दूरी 12 मिनट बाद। तो दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल गुणा समय। चाल कितनी हो गई, 2। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बट्टी कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। और दूरी और 4 गुणा समय, समय कितना है 12 मिनट है। मिनट को अगर आप सेकंड में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे बेटा, इसमें आप 60 से गुणा करोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 6 से काटता हूं बेटा तो ये कटेगा 3 बार में। 6 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 बार में। अगर मैं 3 से इसको काटता हूं बेटा तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में। तो 20 दूनी 40, और 40 पंजे कितने हो जाएंगे आपके 200, 200 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा 400। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई, 400। यानी कि थी कितनी डिस्टेंस इनके बीच में बेटा, 500 थी। तो गैप कितने का है बेटा दोनों के बीच में, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का आपका 100 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी इसे 4 दिन में पूरा कर देता है। ए 4 दिन काम करता है और काम के अंतिम 2 दिन में ए काम पूरा कर लेता है। बेटा इस क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी, तो आप ध्यान से देखेंगे। बोला गया है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। यहाँ बोलना चाहिए था कि बी किसी काम को 4 दिन में खराब कर सकता है। बेटा ये खराब करने वाला है, तो 6 और 4 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 बेटा। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी बेटा आपकी 3, ठीक है। -3 लेना आप, ये खराब करने वाला है। अब ए 4 दिन काम करता है बेटा, तो ए 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 8। और बी इसे खराब करेगा बेटा, तो ये कितना खराब कर देगा बेटा, ये 3 दिन में आपका
3 खराब करता है, 2 दिन काम करेगा, 2 दिन कितना खराब कर देगा, 6 खराब कर देगा। तो बचा कितना बेटा आपका ये 2, यानी कि 2 काम हो गया। टोटल काम कितना था 12, 12 में से कितना काम हो चुका है आपका 2 काम हो चुका है। तो बचा कितना बेटा आपका 10 बच गया। अब इस 10 काम को कौन करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो बेटा 2 से करेगा कितनी बार में 5, यानी कि ये इसको 5 दिन समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। 10% और 20% की दो क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। बेटा 10% और 20%, यानी कि आपको याद रखना है, इसमें आपको बट्टा याद करना है। देखिए सक्सेसफुल का फॉर्मूला होता है बेटा x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन में 100। हालांकि छूट देते हो तो आप इसके ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस एक्स माइनस बाई माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स बाई अपॉन में 100। तो आपको 100 में से घटा के लिखना पड़ेगा, तो आप माइनस कॉमन निकाल लें तो बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 10% बेटा 10 प्लस 20 माइनस के, ये कितना हो जाएगा 10 गुणा, ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 20 है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा है ना, मैं सीख रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। ये है 10 गुणा ये है 20, 10 प्लस 20 एक्स प्लस वाई है ना, तो 10 प्लस 20 माइनस के, ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 20 बट्टे कितना आ जाएगा बेटा 100। ठीक है, 2 जीरो से क्या चलेगा, ये ऊपर वाले 2 जीरो चले जाएंगे, यानी कि ये कितना हो गया 30। 30 में से बेटा 2 घटाओ कितना आ जाएगा 28%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो आपका क्या हो जाएगा, ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है तो आप इसको यूज करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33 नंबर, बोला गया है एक चुनाव में विजेता को कुल वोटों का 60% वोट मिला। बेटा मानिए टोटल वोट कितने हैं 100 है, या 100% मान लीजिए। क्या यहाँ पे कुछ खराब होने को बोला है, कुछ नहीं बोला उन्होंने, यानी कि विजेता को कितने मिले हैं बेटा 60%। अगर जीतने वाले को 60% मिले हैं तो बेटा हारने वाले को कितने मिले होंगे 40%। 60 और 40 का गैप कितने का है बेटा 20% का गैप है। तो इसी 20% की जो वैल्यू दी जा रही है सवाल में आपको, वो कितनी दी गई है बेटा आपको 1200 रुपए है। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी है 1200 रुपए। आपको निकालने टोटल वोट, तो आप 20 में कितने से गुणा करेंगे, आप 20 में गुणा करेंगे आप कितने से 5 से, तो 5 से गुणा कर दोगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 100। तो बेटा यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो 12 पंजे 60, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 6000 जो है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 7 से अधिक योग आने की प्रायिकता। बेटा 7 से अधिक योग आना, तो आज शायद मैंने क्लास में बताया था 7 से अधिक आना। 7 से अधिक क्या आ सकता है 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, और क्या आ सकता है 12। बेटा मैंने बताया था जब भी अंकों का योगफल 7 से अधिक हो तो 13 में से घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, 9 घटाएंगे 4, 10 घटाएंगे बेटा 3, 11 घटाएंगे 2, 12 घटाएंगे 1, अपॉन टोटल केस कितने बनेंगे 36 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है आपका जोड़ के टोटल कितना हो जाएगा 15 बटे नीचे कितना हो जाएगा बेटा 36। अगर आप 3 से काटोगे तो 5 बार में, और 3 से काटोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 12 बार में, यानी कि 5 बटे 12 ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो है 10 डिग्री प्लस 10 20 10 30। बेटा इस तरीके का कभी भी कोई क्वेश्चन हो मल्टीपल में दे रखा हो तो आप इस कर्व बना लेना इसका, जैसे 10 के साथ में आप इसके बना सकते हैं, 10 के साथ में 80 का बन जाएगा तो 90 बन जाएगा, ए प्लस बी बेटा 1 बन जाता है इसमें 10 में। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है बेटा 20 है, तो 20 को आप किसके साथ में ले जाओगे यहाँ पर इसके साथ 70 के साथ में, ये जो 80 है ये 80 किसके साथ में आएगा आपका, ये तो 1 बन गया। 30 किसके साथ जाएगा 60 के साथ, ये भी 1 बन गया। क्या बचा बेटा आपका 45, तो ये 45 बचा, 10 45 वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1603 है। बेटा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये 16√3 कर लेना आप इसको, है ना 16√3 कर लेना इसको। जब आप आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, तो ये √3 बटे में कितना हो जाएगा 4, भुजा स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 16√3 मल्टीप्लाई बाई 16√3। अब आप देख रहे हैं √3 ये तो 3 होने वाला है, तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर आएगा 1923, ये आपका सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है sin x प्लस cosec x। बेटा ये लिखा क्या हुआ है, बेटा ये लिखा हुआ है sin x प्लस 1/sin x। sin x प्लस 1/sin x क्या लिखा हुआ है बेटा, ये 2 के बराबर है, तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई में किसी का भी गुणा हो जाए आपको कोई लेना देना नहीं है, आंसर इसका भी क्या रहेगा एक ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो है सुनील सर आपको रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट कराने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा देता हूं मैं। तो जो भी आपका स्कोर रहा है मैथमेटिक्स में शायद 8 क्वेश्चन थे, 8 या 2 भी क्वेश्चन थे, आप देख लेना जितना भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप अपने स्कोर। ठीक है, आगे आपको सुनील सर जो है रीजनिंग का सेक्शन कवर कराने वाले। ठीक है, देखिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार आपके साथ जुड़ा हूँ रीजनिंग के लिए।
तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है पहला के ड्राइवर को लिखा गया है 12, पैदल यात्री को लिखा गया है 20 और दुर्घटना को लिखा गया है 16। अगर हम इसको देखें तो ये हिंदी में है, अगर हिंदी में है तो हिंदी से अगर हम 12 तो लेके नहीं आ सकते, तो सबसे पहले हमको जो हिंदी वाले हैं इनको इंग्लिश में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि देखिएगा अब ड्राइवर है तो ड्राइवर को हम क्या लिखते हैं, DRIVER। अब ये जो ये दिया गया है, हमें दिया गया है 12। अगला जो है ये देखिएगा पैदल यात्री, तो पैदल यात्री को आप क्या कहते हैं, PEDESTRIA। अब इसको क्या लिखा गया है 20। अगला जो है अगला आप देख रहे हैं कि अगला जो है दुर्घटना, दुर्घटना को क्या लिखते हैं, एक्सीडेंट, ACCIDENT। इसको लिखा गया है 16। अब हमसे जो पूछा गया है कार, CAR, इसको क्या लिखेंगे। तो आप यहां पर देख रहे हो कि जैसे कि ड्राइवर है, ड्राइवर में अगर आप नंबर काउंटिंग करेंगे तो नंबर काउंटिंग करते हैं ड्राइवर में तो नंबर है 6, और 6 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ रहा है। जैसे कि पेडिस्ट्रियन में देखें तो नंबर है 10, और 10 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20। ऐसे ही अब एक्सीडेंट में नंबर है 8, 8 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16। कार में जो नंबर है वो है 3, 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर आएगा 6। यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये सीरीज दी गई है, और सीरीज में अगर हम देखें तो सीरीज में क्या है कि अगर हम 45 और 54, 65, 78 और 93, तो यहां अगर हम देखें कि 45 और 54 के बीच में जो नंबर है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है 9 का। 45 और 54 के बीच में डिफरेंस है वो है 9 का। अब 54 और 65 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें वो है 11 का। 65 और 78 के बीच में यदि हम डिफरेंस देखें तो वो है 13 का। और 78 और 93 के बीच में यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस होने वाला है 15 का। अब 15 से आगे देखेंगे तो आपने देखा कि सर 9 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, तो आगे जो डिफरेंस होना चाहिए सर वो 17 का होना चाहिए। और 93 में यदि हम 17 ऐड करेंगे तो नंबर आना चाहिए हमारा 110। यानी सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होने वाला है हमारा सी। ये जो यहाँ पर 7 कर दिया गया है ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इस 7 को हटा देना। क्वेश्चन 93 तक है, 7 की जगह जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 28 विद्यार्थी, बच्चे ये प्रश्न मिस प्रिंटिंग हो गया है थोड़ा, तो इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं, इसमें थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं, तो इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आपके मामा की इकलौती बहन के पति का भाई आपसे किस प्रकार संबंधित है। तो आप कहोगे सर मामा की इकलौती बहन, अब आप जानते हो कि सर मामा की इकलौती बहन तो हमारी माँ हुई, जैसे मामा है, मामा की जो बहन होंगी वो हमारी माँ होंगी, और माँ के जो पति होंगे वो हमारे पिता होंगे, और पिता का भाई, पिता का जो भाई है, पिता का भाई यानी कि पिता का भाई हमारा जो पिता के भाई हो सकता है बड़े हों छोटे हों, तो जैसे आंसर तो एक ही आता है हमारा चाचा, लेकिन ये पिता की तरफ से हैं, तो पिता की तरफ से हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैतृक चाचा। यानी कि जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो सही ऑप्शन होना चाहिए हमारा ए। ठीक है, पैतृक चाचा। अगला ऑप्शन देखिए। अगला क्वेश्चन है 324 पी। तो इसमें थोड़ी सी चीजें हैं, मैं दोबारा से यहाँ लिख दे रहा हूं, ऊपर जो दिया है, तो जो एम है, एम बराबर हमें दिया गया है माइनस, जो एन है, एन बराबर हमको दिया गया है भाग। अगला है ओ, ओ बराबर हमें दिया गया है गुणा, और अगला है पी, पी बराबर हमें दिया गया है प्लस। यदि हम इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को भी दोबारा से नोट करूं, तो क्वेश्चन है 324 पी 35 एम 184 एम 17, ये ओ है बेटा, जीरो नहीं है। अगला है 3 पी
और ये 39। यदि हम यहाँ चिन्हों का प्रयोग करें, जैसे कि हमें दिए गए हैं 324, पी की जगह जो हमें चिन्ह का प्रयोग करना है वो हमें प्रयोग करना है +35, एम की जगह हमें जो प्रयोग करना है वो प्रयोग करना है -184, ठीक है। अगला -17 गुणा 3, ठीक है। और पी की जगह आपने पहले ही +39। अब यहां आप करोगे कि सर अगर हम सभी प्लस वालों को ऐड करें तो प्लस वालों को ऐड करने पर आंसर बनता है हमारा 398, माइनस वालों को यदि हम ऐड करें 184, और माइनस ये जो है ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 51। तो ये माइनस का 51 और ये 84, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 235। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा हमारा 163। यानी सही जो आंसर है हमारा, वो सही आंसर है 163, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा और जो भी मिस प्रिंटिंग है उसको सही कर लीजिएगा इसको देखकर। अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी और सी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, एफ बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ई ए का निकटतम पड़ोसी है और बी का, यानी यहां पर जो ये कह रहा है यहां पर कि जो ई है, ई ये ई है वो ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बी डी का, यानी डी का स्थान क्या है, डी का आपको स्थान बताना है। अब देखिए इनको अगर हम बिठाएं तो 6 व्यक्ति हैं, अगर हम 6 जगह कर लें, ठीक है। अब यहां पर हमसे कहा गया है कि सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब सी को हमें यहां बिठाना पड़ेगा और इसके दाएं हमारे 2 व्यक्ति हो गए। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी को हमें यहां बिठाना पड़ेगा बाएं कोने पर। अब एफ है वो बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो बी ये रहा, इसका दाएं देखे चौथा स्थान, यानी कि ये एफ जो आएगा वो सी के बगल में आ जाएगा। और ऊपर बोला है कि ई है वो ए और बी का पड़ोसी है, यानी कि ई को हमें यहां बिठाना है, ए को यहां बिठाना है। तो जो बचा हमारा डी, वो डी हमने यहां बिठा दिया। अब इसमें अगर हम देखें कि डी का स्थान कहां है, तो हम ऑप्शन के अनुसार देखें तो ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन है ए के बाईं ओर तीसरा है। अगर आप ए के बाईं ओर देखते हैं तो सर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ए के किस ओर है, ये दाईं ओर है, किस ओर है, दाएं। प्रश्न में पूछा गया है बाएं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर आप डी ऑप्शन देखें तो ए के दाईं ओर तीसरा है, तो यही हमारा निकल के आ रहा है कि जो डी है वो ए के दाएं तीसरा बैठा है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा निकल के आया वो ऑप्शन निकल के आया हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए श्रृंखला जो सीरीज है वो है 3 3 0 3 8 15, और अगला जो है वो क्या होगा। अगर यहां देखो कि सर इन दोनों में अंतर 3 का है, आगे इन दोनों में जो अंतर है सर ये 5 का है, आगे इन दोनों में अंतर है सर 7 का है, तो सीरीज बनाए तो सर आगे जो डिफरेंस अंतर होना चाहिए वो 9 का होना चाहिए। और यदि हम 15 में +9 करें तो सर आंसर आना चाहिए हमारा 24, और यही हमारा सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि विकल्प में से उस युग का चयन करें जो प्रश्न में दिए गए युग के समान है। जैसे कि आपको पता है कि ये टोक्यो है, ये जापान की राजधानी है, वैसे ही ये जो वियना है, ये वियना कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, चीन या कंबोडिया। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो वियना राजधानी है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यानी कि सही जो आंसर है वो सही आंसर होगा बी। अगला देखिएगा, विषम ज्ञात करना है, तेहरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। आप इनमें अगर हम देखें कि इनमें से सर अलग कौन सा हो सकता है, तो बांग्लादेश है ये एक देश है, पाकिस्तान है ये एक देश है, म्यांमार भी एक देश है, लेकिन ये जो तेहरान है ये देश नहीं है, ये क्या है, ये राजधानी है, यानी किसी का राज्य है। अब ये तेहरान आपको पता है कि राजधानी कहाँ की है, इराक की राजधानी है ना। तो सही आंसर जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा तेहरान, यानी कि ए सही ऑप्शन है तेहरान, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला है यदि लूज को, देखिए यहां पर कुछ क्या है कि मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैं इसको यहां नीचे लिख दे रहा हूं कि ये लूज है, लूज को जो कोड दिया गया है
वो कोड दिया गया है लूज को जो कोड दिया गया है वो कोड दिया गया है आपका 1357। अगला जो है आगे आप देख रहे हो कि अगला जो नीचे लिखा हुआ है GAIN, इसका जो कोड दिया गया है इसका दिया गया है 2468। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि सर 84615 को क्या लिखेंगे, देखिएगा ये है एक निश्चित पैटर्न पर है, निश्चित पैटर्न पे आप ऊपर से देख रहे हो कि सर ये 8 हमें मिल रहा है और 8 इस वाले में लास्ट से है, यानी कि 8 का जो कोड होना चाहिए वो कोड होना चाहिए हमारा N। सर 4 है, 4 ऊपर दिख रहा है सेकंड वाले में, सर सेकंड नंबर पे, यानी कि N के बाद आना चाहिए हमारा A। 6 हमें दिख रहा है कि सर ये सेकंड वाले में थर्ड नंबर पे है, यानी कि आंसर आना चाहिए हमारा 6 का कोड I। 1 है और 1 सर हमें ऊपर दिख रहा है, यानी सबसे पहला ही है, 1 का हो गया L। 5 है, 5 हमें दिख रहा है और 5 का जो कोड है वो हमें दिख रहा है कितना S, यानी कि सही आंसर होगा NAILS, NAILS, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब देखिए ये त्रिभुज है, हमने आपको जब त्रिभुज काउंटिंग में बताया था कि सर अगर कोई इस तरीके से आकृति मिल रही है तो हमने क्या बताया था कि सर इनके नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने पर जैसे हम इनको ऐड करेंगे उसमें हमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो इस आकृति को हम दो भागों में डिवाइड करें तो ऊपर आपको दिख रहा है कि सर इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, यानी कि ये जो टोटल हो गए वो टोटल कितने हो गए 10। सर इसमें अगर हम करें तो 1 2, इसमें कितने बने 3, और सर 10 प्लस 3 जोड़े तो कितने बन रहे हैं 13। तो कुल इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी 13, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हमारा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखिए इस प्रश्न को हम सीधे प्रश्न बोलेंगे और सीधे प्रश्नों में आप देख रहे हो कि सर यहाँ पर सीधे जो है हमारी बढ़ती हुई जा रही है और ये हमसे पूछा गया कि सर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में हम सर एक कोई भी सिंबल लेंगे और उसको ही हम फॉलो करेंगे। जैसे आप बीच में देख रहे हो कि सर यहाँ पर 4 लाइन थी, फिर सॉरी 5 थी, 3 हो गई, 2 हो गई, 1, यानी कि अगले वाले में कोई लाइन नहीं होगी, तो चारों में वही है। फिर एक सिंबल देखें सर, हम ये डॉलर वाले को देख रहे हैं कि डॉलर वाला अगर देखें तो सर ये बाईं तरफ था, है ना, ये यहाँ पर था, जैसे ही इसको अगले वाले में ये नीचे हो गया, फिर देखिए ये अगले वाले में फिर इस कोने पर आ गया, अगले वाले में ये ऊपर हो गया, तो अगले वाले में ये कहाँ आना चाहिए, अगले वाले में ये आना चाहिए आपका बाएं तरफ, यानी कि इसमें बाएं कोने पर होना चाहिए और बाएं कोने पर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। अब ऐसे में आपको बताया था कि सर अगर आप 2 पासे या 2 से ज्यादा स्थितियां दी गई हैं तो आप सर कोई भी दो पासे देखिए जिनमें एक नंबर कॉमन, जैसे कि पहला पासा और ये दूसरा पासा, दोनों में सर 4 कॉमन है। तो अब पहले पासे में देखें 4 से हम क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करें तो 4 के बाद 2 है और 2 के बाद कितना है 5। अगर हम दूसरे पासे में देखें तो सर 4 के बाद 6 और 6 के बाद 3। तो अब हमको बताया था कि जब सर जैसे ही एक दूसरे के जो नीचे नंबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सर 5 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया सर, तो ऐसे ही 4। अब यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक अंक थे तो कौन सा अंक हमने नहीं काउंट किया, 1। तो 4 का जो अपोजिट होगा वो कौन सा नंबर आएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा कैसा है, सही, ठीक है। तो आपके रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन थे वो 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, सॉरी 15 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन रह गए आपके जीएस और इंग्लिश के, तो इंग्लिश और जीएस को आपको सॉल्व कराने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं अनिल सर। तो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे आपने मैथ को अभी सॉल्व किया है, रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब इसी प्रकार हम करने वाले इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व। आपके 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश का, हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे जीएस के क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा टाइम लेते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ।
देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। इसका एंटोनियम पूछा गया है येल का। आपको जिसमें एल है, इसे एल का एंटोनियम पूछा गया है। सबसे पहली बात बताइए इस एल का मीनिंग क्या होता है। इस एल का मतलब होता है चिल्लाना। क्या होता है बच्चों? चिल्लाना, है ना। इसका मतलब होता है चिल्लाना। तो इसमें से कौन सा वाला मीनिंग है इसका मतलब चिल्लाना नहीं है, वो आपका हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए इसमें आपको सही आंसर कौन सा वाला बनेगा, बताइए। ये चिल्लाना होता है, इसका साउट हो जाएगा सोनियम। क्यों हो जाएगा? कुछ साउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। क्या हो जाएगा? चिल्लाना। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? विस्पर। आपका ऑप्शन सही बनेगा बी वाला, क्योंकि विस्पर का मतलब होता है फुसफुसलाना। क्या मीनिंग होता है इसका? फुसफुसलाना। क्या होता है बच्चों? फुसफुसलाना, है ना। स्क्रीम सेम होता है चिल्लाना, इसका मीनिंग होता है सेम चिल्लाना। श्रिक, इसका सेम मीनिंग होता है चिल्लाना। ये तीनों आपको जो दिए हैं, या आपको सिनोनियम दिए हैं। आपका ऑप्शन बी दिया था विस्पर, इसका मतलब होता है फुसफुसाना। ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द स्टेटमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे दिया गया एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में इसके एरर है। बताइए। पत्र लिखा फिनिश्ड द केक इन द ब्लिंक ऑफ अ आई। पूरे सेंटेंस में देखिए आपको किस पार्ट में एरर लग रही है, वहां पर आपको अंडरलाइन करिए। ऑफ आई, ब्लिंक, इन द ब्लिंक, पत्र लिखा फिनिश्ड, या फिर द केक में एरर है। तो देखो पत्र लिखा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिनिश्ड इसकी वर्ब है, V2 लगी है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। द केक यहाँ तक भी सही है। इन द ब्लिंक, ब्लिंक के बाद देखिए लगा हुआ प्रीपोजिशन ऑफ, और आपका लगा हुआ आर्टिकल अ और आई। अच्छा आई आपका जो नाउन है वो कैसा है, बोलिए। आई जो नाउन है इसकी शुरुआत किससे हो रही है? वॉवेल से। और आपने आर्टिकल पढ़े हैं तो वॉवेल से शुरू होने वाला जो आपका पहला साउंड आता है हिंदी का, तो उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ता है बेटा? उसके पहले लगाना पड़ता है एट, है ना। और हिंदी में जो पहले लेटर का साउंड जो आपको आता है कॉन्सोनेंट, क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो उससे पहले क्या लगाना पड़ता है हमको? ए, है ना। तो आई का साउंड कैसा आ रहा है? आई अ, क्या आ रहा है? अ। तो आ के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको? ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या है बच्चों? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड for the given group of words, one who does not express himself freely। आपके सामने वन वर्ड लिखा हुआ है, इस वन वर्ड का बताइए कि इसमें एक शब्द में इसको हम क्या बोलेंगे, इसका वन वर्ड क्या बनेगा? बताइए बच्चों क्या बनेगा? हिमसेल्फ फ्रीली, इसका आपको मीनिंग में समझा दूं। इसका मीनिंग होता है वन, ऐसा व्यक्ति जो एक्सप्रेस नहीं करता है अपनी समस्या दूसरों के बारे में, है ना। जो अपने बारे में किसी और को नहीं बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रोवर्ट। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने आप में क्या रहता है? डूबा रहता है, अपने आप में रहता है, अकेलेपन में हमेशा रहता है। जो किसी को अपने फीलिंग्स होती है किसी से शेयर नहीं करता है। वन हु डज नॉट शेयर वंस फीलिंग टू अनदर, है ना बच्चों। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। अच्छा ऑप्शन ए, ये क्या होता है? ऑप्शन ए जो होता है इसका मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने फीलिंग्स को शेयर करता है दूसरे बंदों के साथ, दूसरे पीपल के साथ, है ना। अ पर्सन हु शेयर आवर फीलिंग्स टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये होता है मतलब आपका ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अपनी बात शेयर करता है। एम्बीवर्ट क्या होता है? एम्बीवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों क्वालिटी अपने पास रखता है, वो इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है, ऐसे बोलते हैं बीच का व्यक्ति। क्या बोलते हैं? बोल दो, जिसके पास दोनों तरह की क्वालिटी होती है उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द फोर जंबल सेंटेंस। तो जंबल सेंटेंस आपसे मैं कहता हूं, आपको जो पीक्यूआरएस हुआ, क्या हुआ? पीक्यूआरएस हुआ, है ना। ये आपका बायोग्राफ के पेपर में आपको देखने के लिए 100% आपको मिलने वाला है। तो इसको क्वेश्चन को आप छोड़ के ना जाएं, आपको 1 नंबर पक्का करना है। तो ऐसे मॉक डेली लगाते रहिए और आपको हर मॉक में आपको पीक्यूआरएस में डाल के दूंगा, है ना बच्चों। तो बताइए इसका कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही बनने वाला है? बताइए। पीक्यूआरएस करने के सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि हमें किससे उठाना है? इसे ऑप्शन से हटाना है। देखो शुरुआत किससे हो रही है? सी से, किससे हो रही है? बी से, किससे हो रही है? डी से, किससे हो रही है? बी से। इसमें क्या ऑप्शन ए से शुरुआत हो सकती है? बोलिए, क्या ऑप्शन ए से शुरुआत हो सकती है इसकी? बताइए बच्चों। ऑप्शन ए से वो शुरुआत नहीं हो रही है तो हम भी इसको ऑप्शन ए की शुरुआत नहीं कर सकते, है ना बच्चों। शुरुआत हम नहीं कर सकते। तो देखिए अब इसको देखिए,
पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग दे टुक, लगा दिया सी से, शुरुआत करना चाहे सी से तो सी से शुरुआत हो जाएगी क्या, क्योंकि दे क्या होता है आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन किसके लिए आता है, किसी नाउन के लिए, तो इसमें इससे पहले नाउन का होना जरूरी है, तो इसमें कोई नाउन दिया नहीं है, तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन जो सी से शुरू हो रहा था डी वाला, ये कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अच्छा बी या डी या बी, है ना, अब बी या डी से शुरू होगा, प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड, प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड, और ऑप्शन डी से शुरुआत ऐसे करोगे, हु लगा हुआ है इसमें, वर इंटरेस्टेड द विजुअल आर्ट्स, ये बताइए शुरुआत में आर्ट कैसे आ जाएगा, आर्ट्स एंड पेंटिंग कैसे आ जाएगा, इसके बारे में पहले से कोई जानकारी दी गई होगी ना, है ना, इससे पहले इसमें कोई जानकारी दी जानी चाहिए थी, तो आपका ऑप्शन डी से भी इसकी शुरुआत हम नहीं कर सकते। देखो बच्चों कैसे इसको हम हटा पा रहे हैं, अब बी से शुरुआत होगी, जी हाँ बी से शुरुआत अब होगी, द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट्स, मैंने आपको बोला था कि आर्ट जब लगा पाओगे जब इससे पहले क्या आ जाएगा आपका, जो इसमें दिया होगा आर्ट, क्या दिया हुआ, आर्ट दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पर दिया है ना ऑप्शन बी वाले में, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी तो ठीक है, ऑप्शन बी के बाद देखिए सी होगा या फिर इसके बाद डी आएगा। बताइए बच्चे, मैंने आपको अभी बताया था कि जब इसमें आर्ट्स लगा रहे हो, आर्ट्स एंड पेंटिंग लगा रहे हो ये वाला, तो इससे पहले इसमें दिया जाना चाहिए, और ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी में जाइए और वहां देखिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है ना, तो वहां पे लिखा हुआ है, तो इसलिए बी के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका आपको पैसिव फॉर्म बनाना है, दिया हुआ है द प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स, बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। पैसिव वॉइस देखने के लिए हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, हमको पहले चेक करना है वर्ब कि वर्ब इसको इसने चेंज किया है या नहीं किया है, आपको जो टेंस प्रेजेंट का होगा प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट का होगा पास्ट में रहेगा, है ना, तो देखिए हैव मेड लगा हुआ है, जब भी आपको हैव मेड मिलता है तो इसे आप कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, हैव बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब मेड हो जाएगा, तो हैव बीन प्लस मेड किस में लगा हुआ वो आप देख लीजिए, आपने कहा आर, ये गलत हो गया, इसमें वर्ब लगाया ये गलत हो गया, ऑप्शन में देखो हैव बीन लगा हुआ है ये तो ठीक है, ऑप्शन डी में भी लगा हुआ है बीन, यहाँ तक ठीक है, लेकिन देखिए द प्रेजेंस जो इसका सब्जेक्ट है किसका, एक्टिव वॉइस में, आपको द्वारा से ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये द्वारा से सब्जेक्ट हो नहीं सकता, है ना, अगर ये द्वारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता तो आपका ऑप्शन कैसे हो जाएगा, ए, ये गलत हो जाएगा, कौन सा बचेगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना बच्चों, जो एक्टिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट होता है वो तो हेड होता है सब्जेक्ट का, है ना, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ प्रेजेंस ये क्या है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट एक्ट में, है ना, ये तो हो नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिस्टर पुरी सेड टू मी व्हाई आर यू टेकिंग डाउन हिज फेंस, आपका नरेशन का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, आप इस नरेशन क्वेश्चन को बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मिस्टर पुरी सेड टू मी, पे तो सेड टू लगा हुआ है चेंज होगा, और सेड टू चेंज किस में होता है बताइए, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको जो सेड टू होता है, जो सेड टू होता है वो चेंज किस में होता है, आस्क्ड में, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क हुआ, इनक्वायर्ड हुआ, क्या हुआ, इनक्वायर्ड हुआ, इन्हें पूछा जाता है, तो इसमें से जिसमें आस्क नहीं लगा पहले वो गलत हो जाएगा, सेट टू ये गलत हो गया, सेट टू ये गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन बचा, सी और ए, और सी और ए में से कोई एक होने वाला है, और आपको मैंने बताया था जब भी इंटरोगेटिव जो आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम चेंज करते हैं, तो आपको जो डब्ल्यूएच फैमिली होती है वो तो काम करती है सब्जेक्ट का, वो तो काम करती है कंजक्शन का, और जब कंजक्शन काम करती है तो इसके बाद सेंटेंस कैसा आता है, असर्टिव, कहता है असर्टिव, कहता है बच्चों असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, है ना, अब जिसमें WH के बाद डायरेक्ट वर्ब दी गई है वो तो गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए वाई आ रही है, ये देखो तो ये गलत हो जाएगा ना, ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया, कौन सा ऑप्शन आपका बचा, बताइए, ये तो पहले गलत हो गया था, यहाँ देखो आई वॉज टेकिंग, और आई वॉज ये वाई के बाद वॉज दिया ना ये वाला, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द स्प्रेड, इसमें स्प्रेड आपसे दिया गया है, स्प्रेड, स्प्रेड के बारे में आपसे बात की गई है कि स्प्रेड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए, क्या बताइए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए, है ना, तो आपको बता दूं जो स्प्रेड होता है इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पहले ये बताइए पास्ट जो पार्टिसिपल होता है हम कहते कैसे हैं, कैसे कहते हैं बताइए, ये होता है हमारा वी थर्ड,
इससे कहते हैं, है ना। जब पार्टिसिपल की बात आ गई है तो पहले ये बताइए पार्टिसिपल जो होता है ना, ये कितने तरीके का होता है? ये 3 होते हैं। एक आपको प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट बोला जाता है बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक होता है वी थर्ड, एक होता है वी थर्ड, क्या होता है बच्चों? वी थर्ड। ये क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है बच्चों, वो क्या होता है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, जो होता है आपका पास्ट परफेक्ट वाला पार्टिसिपल होता है बच्चों, है ना। तो जो स्प्रेड है इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, स्प्रेड इसकी थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए आपका बी इज राइट आंसर। चलिए भाई, आपके सामने पैसेज आ गया, पैसे के 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको 5 नंबर दिला के जाएंगे, है ना। जो बच्चे पैसे को पहले पढ़ते छोड़ देते हैं उसको 5 नंबर वो चले जाते हैं। हमें ये कोशिश करना है पहले अपने आप को तसल्ली से आराम से पेशेंस पूर्वक बैठना है और हमको पैसे की एक एक लाइनों को बड़े अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप क्वेश्चन का जवाब देना है ना। बड़े ध्यान से पढ़ना, आप 5 के 5 कर जाओगे, ठीक है बच्चों। अच्छा पहले इसमें क्वेश्चन पढ़िए, हाउ आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स, कौन सी वाली है? विद द हेल्प ऑफ सेंसेशन, द रिकलेक्शन ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ सेंसरी इनपुट्स, with the help of eyesights only, the recollection of experience as dedicated by other person। बताइए इसको अब अच्छे से पढ़ते जाओगे। जहाँ तक पहले हम पैसे को पढ़ लेते हैं और अंडरलाइन करते जाएंगे जहां पर हमको लगेगा कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाला है। Does your pain feel like the pain? A question whether the human conscious, subjective or objective, largely philosophical, but the line between the conscious and unconscious is a bit easier to measure. Research suggests our experience reality in the product of delicate balance of connectivity between the neurons। यहाँ पर अंडरलाइन करो, between the neurons, ठीक है। आगे पढ़िए, too much or little and conscious, too much or little conscious slip away, it is very nice study, say neuroscientist Melaine Boley at the University of Wisconsin, who was not। इसको अच्छे से पढ़िए और इसको जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। हम इसको पढ़ते जाएंगे तो इसका आंसर हमको मिलने वाला है हेल्प द सेंसेशन, नहीं होगा। बी, रिकलेक्शन ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद द हेल्प ऑफ सेंसरी इनपुट्स, बोलिए क्या होगा? इनपुट्स। इसका सही आंसर कौन, इसका जो सही आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है बच्चों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्या बनने वाला है? बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्रोटिकल इंटीग्रेशन? व्हाट इज क्रोटिकल इंटीग्रेशन? बताइए कहां पर दिया गया है? क्रोटिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? वो देखिए, तो इसको देखिए कहां पर दिया गया है, पहले वो देखो, देखो कहां पर दिया गया है। The process of combine multiple inputs from the different senses at once, जैसे यहाँ तक दिया गया है एट वंस, और से ऊपर दिया गया है क्रोटिकल इंटीग्रेशन, ये वाला दिया है। तो इसका सही आंसर कौन से बनने वाला है? जिसमें आपको मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट सेंसेस आपको दिया है ना। तो ये देखो किसमें दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम द डिफरेंट सेंसेस, वो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या बनने वाला बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, Which one is true according to the passage? पैसेज के अनुसार निम्न से चारों में से कौन सा आपका आंसर सही है वो आप मुझे बताइए, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ें, इसको पढ़ें। वेदर द ह्यूमन कॉन्शियस इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लार्जली फिलोसॉफिकल। मैंने आपको अभी बताया था कि पूरे पैसे में जो बात की गई बच्चों, वो किसकी बात की गई है? किसकी बात की गई है? फिलोलॉजिकल की, ये वाला फिलोसॉफिकल की बात की गई है ना। तो इसमें देखो फिलोसॉफिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बायोलॉजिकल इसमें दिया नहीं है, साइकोलॉजिकल है नहीं, साइंटिफिक है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा आपको सही बनने वाला है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा बनने वाला बच्चों? ऑप्शन राइट, ए आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन कॉन्सेंसस बी स्लिप्ड अवे? क्वेश्चन 11 है, इसका सही आंसर क्या आने वाला है? देखो, टू मच और लिटिल कनेक्टिविटी बिटवीन न्यूरॉन्स, क्या ये होने वाला है? जी हाँ, इसका सही आंसर जो आने वाला है वो इसका यही आने वाला है।
और कहाँ पर लिखा हुआ है इसको पढ़ कर देखो अच्छे से, आपको मिल जाएगा। देखो आप जब इस लाइन को पढ़ोगे ना, बैलेंस कनेक्टिविटी बिटवीन द न्यूरॉन्स, तो आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अवर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट। अब के बाद आपको उसमें कौन सा वाला सेंटेंस है जो सूटेबल होगा, आपको वो फाइंड करना है। बताइए इसका कौन सा आंसर आपको सही बनने वाला है, बताइए। और डेलिकेट बैलेंस ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन द बोथ हैंड्स, हैंड्स की बात की नहीं गई है, नहीं होगा। और डेलिकेट बैलेंस ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन राइट हेमिस्फीयर, नहीं होगा। और डेलिकेट बैलेंस ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन द न्यूरॉन्स, जी हाँ, हमने आपको अभी पढ़ाया था, इसमें दिखाया था कि न्यूरॉन्स दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस कनेक्टिविटी, ठीक है ना, और उसमें सब कौन सा जिसमें है नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका एक वर्ड दिया है इनॉर्मस, इस इनॉर्मस का आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। जो इनॉर्मस होता है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, विशाल। क्या होता है, विशाल। क्या होता है बच्चों, विशाल होता है, इसका ह्यूज सही आंसर है। पुणे क्या होता है, टिन्ना ना, क्या होता है, टिनी, इसका सुनिए मतलब टिनी, और टिनी तो आपको पता ही है, बोना, क्या होता है, बोना। मीडियम, माध्यमिक, ऑप्शन कौन सा वाला है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपकी न्यूक्लियर की इसमें से करेक्ट स्पेलिंग पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सी वाली स्पेलिंग है न्यूक्लियर की, वो आपको बनने वाली है। तो NUCLER इसकी सही मीनिंग होती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। द मेथड बाय द टीचर इज वेरी टेडियस। बताइए, देखो इसमें ब्लैंक इसमें नहीं आया है, तो ब्लैंक आपको बता दूं कि आपको ब्लैंक कहां पर पढ़ना है। द मेथड डैश बाई, जो सही जो सेंटेंस में लिखना था वो लिखना था, द मेथड डैश बाय द टीचर इज वेरी टेडियस। मेथड के बाद और बाई से पहले इसमें डैश है, आपको ये इस फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है। तो इसमें रिगार्डेड आएगा, रिमाइंडेड आएगा, अलाउड आएगा, या फिर सजेस्टेड आएगा। बताइए, देखो इसमें तो मेथड है वो टीचर के द्वारा आपको बताया जा रहा है, तो टीचर हमेशा क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। अलाउ नहीं करेंगे ना, रिमाइंड याद दिलाना, अलाउ आज्ञा नहीं, परमिशन, इसमें सजेस्टेड, ठीक है, क्या होगा, सजेस्टेड। अगला क्वेश्चन, एवरी बुक इज रोड बाय रस्किन बॉन्ड इन मास्टर प्राइस। बोलिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में आपको किस पार्ट में एरर है आपको वो फाइंड करनी है। ऑप्शन ए रिटन आएगा, ऑप्शन बी हैज रोट आएगा, ऑप्शन सी नो इंप्रूवमेंट होगा, ऑप्शन डी हैव रिटन होगा। देखो पहले आप फाइंड कीजिए कि रोट के जगह पर इसमें से कौन सी वाली मीनिंग होगी, आपको वो रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है ना। तो पहले देखो कि ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, इसमें लगा हुआ है बाई, बाई प्लस आपका नाउन दिया हुआ पीछे, ये आपका बनेगा ऑब्जेक्ट, है ना, ये क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। और द बुक इज रोट, बुक क्या है इसमें, नॉन डूअर सब्जेक्ट, क्या बच्चों, नॉन डूअर सब्जेक्ट। जो नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है किस में आता है, पैसिव में। जो डूअर कहां पहुंच गया हमारे पीछे, बाई के बाद जो डूअर होता है वो तो एक्टिव का हेड होता है, लेकिन पैसिव में कहां पहुंच जाता है, पीछे, ठीक है। तो जो आपको सेंटेंस दिया हुआ कैसा, पैसिव है, और पैसिव में एज के बाद आपको जो बी फॉर्म होती है, एज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, या फिर वॉज और वर्ब, इन सब के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो रोट कैसी सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ए वाला। इसका रिटन आंसर आपका लिखना होता है इसमें, है ना, इसका एज रिटन सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बी ग्लेड टू सी द बैक ऑफ। आपको एडियम दिया गया है, इस एडियम का आपको मीनिंग बताना कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मीनिंग का मतलब होता है टू ग्लेड टू सी द बैक ऑफ, किसी के जाने के बाद जो आपको खुशी होती है ना, किसी के जाने के बाद जो आपको खुशी मिलती है उसे हम कहते हैं टू ग्लेड टू सी द बैक ऑफ। तो इसका सही आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी, टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। जो कोई पर्सन चला जाता है उसके बाद हमें जो खुशी मिलती है उसे कहते हैं टू बी ग्लेड टू सी द बैक ऑफ। अगला क्वेश्चन, वी हैव लिटिल चॉइस ईयरली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइस। इसमें चॉइस के बाद देखो बच्चों, वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइस,
इसमें आपको चॉइस के बाद आपको इसमें ऐड करना है कि इसमें चॉइस के बाद क्या आएगा, यहाँ आपको ऐड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो चॉइसेस के बाद आपको देखना क्या आएगा, इसका मतलब क्या है बताइए। एग्रीवेट, देखो एग्रीवेट कैसे कहते हैं, जो एग्रीवेट होता है, एग्रीवेट हम बोलते हैं, एग्रीवेट बोलते हैं हम भड़काना। क्या बोलते हैं बच्चों, भड़काना, भड़काना, भड़काओ। ठीक है, इनफ्लेम इसका इंग्लिश में बोल सकते हैं, इनफ्लेम, क्या बोलते हैं, इनफ्लेम। एड्रिफ्ट सेव होता है, अफ्लोट होता है बहता हुआ, क्या हो, बहता हुआ। ठीक है, अड्रिफ्ट होता है भटकते हुए, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है भटकते हुआ, भटकता हुआ, है ना। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा अबाउंड। अमाउंट होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है वो बताइए आप। ऑप्शन ए, इन द न्यू प्लेन, ऑप्शन बी, 3 मोर एलिवेटेड रोड्स, ऑप्शन सी, टू अनक्लोज द ट्रैफिक इन दिल्ली, ऑप्शन डी, हैव बीन प्रपोज। बताइए इस बात को किस वाले ऑप्शन में गलती दिखाई दे रही है। तो देखो बच्चों, हमने भी देखा हैव बीन रोड प्रपोज, हैव प्लस वी थर्ड किस में आता है, पैसिव में, हैव प्लस बीन, हैव प्लस बीन प्लस जो प्रपोज में लगाओगे, जो वर्ब लगाओगे वो कैसे आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी, तो प्रपोज होगा, प्रपोज्ड होगा। बोलो बच्चों क्या होगा, प्रपोज्ड होगा ना। तो ऑप्शन कौन सा, डी इज राइट आंसर। चलिए, एडवर्सरी, आपको इसका सिनोनिम बताना है एडवर्सरी का। जो एडवर्सरी होती है ये हम कहते हैं विपत्ति, सॉरी विरोधी। क्या होता है, विरोधी। इसका आपको बताना है सिनोनिम्स। तो विरोधी हेल्पर जो आपका सहायक हो जाएगा, असिस्टेंट आपका सहायक होता है, सपोर्टर भी सहायक होता है, तो उसका सही आंसर जो बनेगा बनेगा रिवेल। ठीक है, ये भी होता है आपका विरोधी। अपुलेंट, क्या बोलते हैं इसे, अपुलेंट। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी 20 क्वेश्चन इंग्लिश में कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको 20 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ऐसे हम आपके लिए डेली एक मॉक टेस्ट लाते रहेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से देखते रहें। इसके बाद हम करने जा रहे हैं जीएसए क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सुकुन ला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। जब करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है एक सुरंग बनाई जा रही है जिसका निर्माण हम किस राज्य में कर रहे हैं, उसका नाम है सुकुन ला सुरंग। बताइए, सिक्किम में, एपी में, लद्दाख में या हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में इसका अभी निर्माण इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रो साइकिल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता है। आपको जो 4 जो कप होते हैं ना, एक विंबलडन कप, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन जो होते हैं, इन 4 को बायोग्राफी एग्जाम के लिए पढ़ के जाना। आपको इसमें पुरुष के लिए और महिला के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आप पुरुष को और महिला को किसने जीता है और किस में जीता है आप ये पढ़ के जाना। और आपको जो प्लेयर हैं जो किस देश के रहने वाले हैं उस देश का भी हमका पढ़ के जाना। ठीक है बच्चों, बताइए पुरुष साइकिल खिताब विंबलडन कप 2024 किसने जीता है। तो ये जीता है बच्चों कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। बताइए बच्चे, संविधान हत्या दिवस बताइए, 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 जून। क्या होगा बच्चों, 25 जून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया जाएगा और कहां किया जाएगा बच्चों। अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो किस देश में आयोजित किए जाएंगे बताइए, और किस वर्ष में किए जाएंगे। तो जो अगले जो होने वाले हैं वो होंगे 2028 लॉस एंजल्स। कहाँ होंगे बच्चों, 2028 के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलैंड की राजधानी क्या है। जो पोलैंड देश है इसकी राजधानी जो है वारसा। क्या है बच्चों, वारसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने एनजीआई के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। ठीक है, टोटल आपके जो मैसूर युद्ध हुए थे 4 हुए थे, 2 किए थे हैदर अली ने और 2 किए थे टीपू सुल्तान ने। तो पहले वाले 2 हुए थे वो टीपू सुल्तान ने किए थे, जो लास्ट के दूसरे हुए थे
वो किए थे आपके टीपू सुल्तान ने, है ना। जो तीसरा वाला आपसे पूछा जा रहा है, तीसरे वाले के लिए संधि कौन सी की गई थी, तो तीसरे वाले के लिए संधि की गई थी, वो की गई थी श्रीरंगपट्टनम। कौन सी की गई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में एकल साहित्य की साहित्य भारत में एकल साहित्य 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 गलत लिख दिया बच्चे, ये गलत है, साहित्य नहीं, एकल नागरिकता, नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप अवधारणा को सूचीबद्ध किया गया है, कहां से। क्वेश्चन आसान भाषा में बोलो, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिंगल सिटीजनशिप को किस देश से लिया गया है, एकल नागरिकता को किस देश से लिया गया है हमारे भारत के संविधान में, तो बेटा वो लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, अच्छा बताओ यूएसए से क्या लिया गया है, हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो यूएसए से बोलो क्या लिया गया है, तो इसके लिए गया फंडामेंटल राइट। क्या लिया गया बच्चों, फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया गया है बताइए, फ्रांस से लिया गया है फेडरल सिस्टम, इसे बोलते हैं हम संघीय प्रणाली। क्या बोलते हैं मुझे, संघीय प्रणाली, ये ली गई है फ्रांस से। और कनाडा से क्या लिया गया है, एक मिनट से थोड़ा गलत हो रहा है, कनाडा से ली गई संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली कहां से ली गई है, कनाडा से। और फ्रांस से ली गई है, तीन शब्द आपको जो संविधान में जोड़े गए हैं, पहला जोड़ा गया समानता, इसे बोलते हैं इक्वलिटी, दूसरा स्वतंत्रता, और तीसरा बंधुता। ठीक है, ये तीन शब्द जुड़े गए संविधान में लिए गए फ्रांस से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो आपके पूरे 50 क्वेश्चन मॉक के हो चुके हैं। ठीक है, पहले आपने मैथ किया था, फिर आपने रीजनिंग की, फिर आपने मेरे साथ इंग्लिश और जीएस को देखा। तो बच्चों आपके साथ हम ऐसे डेली मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे, बस आप अपने अटेंडेंस लगाते रहें और हमें रेस्पॉन्स अच्छा देते रहें, जिसके हमें आपके लिए मॉक टेस्ट बना के लाते रहें। और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपसे एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन होंगे, उम्मीद ऐसी होती है कि आपको 99% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए, जय हिंद।